नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी एमपी का दावा, चीनी सेना ने भारतीय को पकड़ा। राहुल बोले पीएम को फर्क नहीं पड़ता। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। पीएम के सामने बोले गहलोत, देश में शांति और भाईचारे की जरूरत। एससी ने मेडिकल में ओबीसी कोटा बरकरार रखा, कहा मेरिट और आरक्षण विरोधी नहीं। गोवा में बीजेपी ने नहीं दिया पर्रिकर के बेटे को टिकट, केजरीवाल ने दिया ऑफर। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। जिस तरीके से चीनी सेना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ में लगी हुई है और उस चीज को लेकर हमेशा ये खबरें अभी हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही आ रही हैं, लेकिन अभी जो ताजा एक हादसा हुआ है उसमें चीनी सेना ने एक भारतीय युवक, 17 साल का युवक जिसका नाम मीराम तारोन है, उसका अपहरण कर लिया। और ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों का अपहरण किया गया था, लेकिन जो मीराम तारोन का जो एक दोस्त था जिसका नाम जॉनी था, वो किसी तरह से बचकर निकल गया और उसी ने जाकर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि मीराम तारोन का अपहरण चीनी सेना ने कर लिया है। अब इस बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सांसद तापिर गाव ने दी है। तापिर गाव बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने जो निश्चित प्रामाणिक हैं गृह राज्य मंत्री, उनको खबर दी, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया, अमित शाह को टैग किया, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। और अगर तापिर गांव के ट्वीट को अगर आप देखें तो तापिर गांव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2018 में 3 से 4 किलोमीटर अंदर भारत की धरती पर चीनी सेना घुस आई है। अब ये जो अपहरण की घटना है, ये बताया जा रहा है कि लुंगता जोर एक एरिया है जो सिंगयाला एरिया है, वहां पर इस अपहरण घटना को अंजाम दिया गया। और हालांकि तापिर गांव ने कहा है कि जितनी भी भारत की जो जांच एजेंसीज हैं और जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे आग्रह किया है कि इस लड़के को जल्दी छुड़ाया जाए। अब एमईए इसमें इंटरवीन करेगा, हो सकता है वो लड़का छूट भी जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि चीनी सेना भारत के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसकर आकर एक सिविलियन का अपहरण कर लेती है और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं। आखिर ये अपहरण कैसे हुआ? दूसरी बात ये कि अगर तापिर गांव ने इसके पहले भी बताया था कि इस तरीके के इंकर्जन्स हुए हैं और चीनी सेना किस तरीके से अंदर तक घुस आई है, लेकिन अपने ही लोकसभा सांसद या अपने ही सांसदों की बात ये सरकार क्यों नहीं मान रही है? और अभी कल आपने ये देखा था कि पैंगोंग झील पर एक कूटनीतिक पुल का निर्माण चीनी सेना बहुत तेजी से कर रही है। आखिर भारत सरकार चुप क्यों है? और जो बातचीत, जो अभी 14 राउंड की बातचीत हो चुकी है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, उस बातचीत से जब कोई हल नहीं निकल रहा है तो वो हल अब कैसे निकाला जाएगा? क्या मोदी सरकार हाथ पर हाथ बैठकर और देखेगी कि किस तरीके से चाइनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और भारत की धरती पर वो कब्जा अपना करते जा रहे हैं और भारत कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप बैठेगा? मोदी सरकार की चुप्पी किसी के गले नहीं उतर रही है। और आज राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट किया है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि मैं ताजुब नहीं करूंगा कि ये जो कूटनीतिक पुल चीनी सेना बना रही है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। उसी तरीके से आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के एक भाग्य विधाता का अपहरण चीनी सेना ने कर लिया है, लेकिन हमारे जो बुजदिल प्रधानमंत्री हैं उनकी जो चुप्पी है वही एक उनका बयान है और इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात राहुल गांधी ने कही है। तो सबको सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों को चिंतित कर रहा है कि इतने सारे इंकर्जन्स हो रहे हैं, आपके एक सिविलियन को चीनी सेना अपहरण करके लेके जाती है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं होती, सरकार कुछ भी नहीं करती। आखिर मोदी सरकार की इस चुप्पी का कारण क्या है? लोग कहते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस, तो क्या बिजनेस इंटरेस्ट के लिए क्या आप रणनीतिक तौर पर और जो नैतिक रूप से क्या आप समझौता कर लेंगे और आप अपने लोगों को नहीं बचाएंगे? अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या बीच बचाव करती है और जो ये लड़का है मीराम तारोन, उसको बचाकर कैसे लेकर आती है, ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की और आज हम बात करेंगे गोरखपुर की हॉट सीट की। जी हाँ, जो गोरखपुर शहर की जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट हो गई है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे और आज
उससे भी ज्यादा बड़ी खबर हो गई है। भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आजाद रावण जिन्हें कहा जाता है, वो अब योगी आदित्यनाथ को उन्होंने डायरेक्ट चुनौती दिया है और उन्होंने कहा है कि वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। ये एक ऐसे समय में ऐलान आया है जब बाकी जो अन्य दल के जो लोग हैं वो योगी सरकार को या योगी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने गुफा में घुसकर ये ऐलान कर दिया है कि वो अब योगी जी को एक डायरेक्ट चुनौती देने के लिए तैयार है और उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। अभी हाल में आपने देखा था कि अखिलेश यादव से उन्होंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। और साथ में चंद्रशेखर आजाद ने कहा और फिर बाद में ट्वीट भी किया कि जो भीमराव अंबेडकर और काशीराम की जो विचारधारा है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की, वो उसको आगे लेकर जाएंगे। अब जो गोरखपुर शहर की जो सीट है, अगर आप देखें तो 1998 से योगी लगातार उस सीट से जीतते हुए आए हैं और एक सफल सांसद के रूप में वो रहे हैं 2017 तक, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन गए। उसके बाद राधा मोहन दास को गोरखपुर शहर का एमएलए बनाया गया था और वो योगी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अब ऐसे में जो वो गढ़ है वो योगी आदित्यनाथ का है और उस गढ़ में घुसकर चुनौती देना अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेज है। और ये जो पॉलिटिकल मैसेज है चंद्रशेखर आजाद का, ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि मायावती के लिए भी है, अखिलेश यादव के लिए भी है कि जो हिम्मत अखिलेश यादव भी नहीं कर सकते कि गोरखपुर से किसको खड़ा करेंगे, वो काम चंद्रशेखर आजाद ने कर दिखाया है। रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी को उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि जो बीएसपी का विकल्प था, उस विकल्प के रूप में ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उभर रहे हैं और वो जो वैक्यूम बीएसपी की वजह से खाली हो गया था, काशीराम और भीमराव अंबेडकर और जो दलितों के मसीहा बनने की जो पार्टी थी, उसका रिप्लेसमेंट आज हो गया है और वो बीएसपी नहीं बल्कि भीम आर्मी है और जो उनकी पार्टी है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश किया है चंद्रशेखर आजाद ने। ये शायद उन्हें भी पता होगा कि गोरखपुर शहर की सीट से शायद जीतना इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने दिया है कि उनकी पार्टी और वो खुद इतना दमखम रखते हैं कि गुफा के अंदर वो घुसकर लोगों को चुनौती दे रहे हैं और उनको खत्म करने की बातें कह रहे हैं। तो इसमें मैसेजिंग बीएसपी के लिए है, अखिलेश यादव के लिए है। अखिलेश यादव ने कहा था कि नहीं, ये बात नहीं बन पाएगी, वो गठबंधन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए भी एक मैसेज है। तो क्या ये जो भीम आर्मी चीफ यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो क्या एक अच्छा विकल्प बनकर आएगी? क्या वो मायावती की बीएसपी को रिप्लेस कर पाएगी उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात में? ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर में बात करते हैं अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान की, और ये एक नेशनल लॉन्च सेरेमनी थी आजादी से अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर की, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 इनिशिएटिव्स का ऐलान किया ब्रह्म कुमारियों के लिए। और पीएम ने ये कहा कि एक इंटरनेशनल लेवल पर इस समय भारत की जो इमेज है, भारत की जो छवि है, उसे खराब करने में लोग लगे हुए हैं और इसके पीछे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर केवल देश का सवाल है। और उन्होंने कहा कि विश्व को भारत को इसी तरह से पहचानना चाहिए कि वो एक अच्छा देश है जो कि अपनी अच्छाइयों के लिए जाना जाए। और उस लॉन्च में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे और उन्होंने इसका तीखा जवाब दिया। और एक तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है, उसी के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि शांति, सद्भाव और भाईचारा बना रहे। इसकी इस समय बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि माहौल में तनाव है और माहौल एक हिंसा का माहौल पूरे देश में नजर आता है। तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में ही उनको जवाब देने की कोशिश किया और एक बार फिर से उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करने की जरूरत महसूस हुई अशोक गहलोत को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के छवि की बात
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, तो अशोक गहलोत ने उनको ये याद दिलाया कि इस समय भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस बात के लिए मानी जाती है। लोग ये जानते हैं कि इस समय भारत में तनाव बहुत है, इस समय भारत में ध्रुवीकरण बहुत है, इस समय भारत माइनॉरिटीज और जो खासकर मुसलमान समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय है, उस पर किस तरीके से टारगेट्स किए जा रहे हैं, उस पर हमले बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन चर्चेस को अटैक किया जा रहा है। इन सारी चीजों के लिए ज्यादा इस समय जाना जा रहा है और इसी संदर्भ में अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान दिलाया कि हमें शांति और भाईचारा चाहिए, सद्भावना चाहिए और इस चीज की इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तनाव माहौल में बहुत ज्यादा है, हिंसा का माहौल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे? जो फ्रिंज एलिमेंट्स इस तरीके की हिंसा और तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे बजरंग दल है, बजरंग दल की एक बार नहीं बल्कि कितने बार ऐसी उपद्रवी जो हादसे हुए हैं उसका उल्लेख किया गया है। अभी कल ही हमने खबर आपको एक बताई थी कि एक मुसलमान युवती और एक हिंदू लड़के ने जिससे शादी की थी उसको चलती ट्रेन से उतार दिया गया। फिर कहीं पे क्रिश्चियन चर्चेस को अटैक किया जाता है, फिर कहीं पर मुसलमानों के खिलाफ केसेस किए जाते हैं। तो क्या आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को इस चीज के लिए जाना जाता है? अशोक गहलोत इसी बात का ध्यान नरेंद्र मोदी को दिला रहे थे। लेकिन क्या मोदी जी इस बात को सुनते हैं? क्या मोदी जी इस पर अमल करेंगे? क्या मोदी जी ऐसे लोगों के पीछे गिरफ्तारी करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे? अभी आपने देखा था कि जो धर्म संसद हुई थी उसमें क्या हुआ था, मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर उगला गया। नरेंद्र मोदी की चुप्पी बिल्कुल बनी रही और आज तक उन्होंने धर्म संसद के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये जरूर कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें भारत का सवाल है, भारत की छवि का सवाल है। तो आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि जब धर्म संसद जैसे इवेंट्स होते हैं, आयोजन होते हैं, तो उन इवेंट्स में जब इस तरीके का जहर उगला जाता है तो हमारे देश की छवि का क्या होता है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की। जी हां, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आज जो नीट में जो पीजी को लेकर आरक्षण की बात कही और उन्होंने ऑल इंडिया कोटे में पीजी और यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 27% का जो ओबीसी आरक्षण है उसको वो मान्य रहेगा, ऐसा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है। और इसके जरिए जो उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग और नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि एक आम धारणा है कि मेरिट अगर है तो उसमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो उस चीज को, उस धारणा को उलट करते हुए आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये कहा है कि आरक्षण और योग्यता एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि जो मेरिट है, मेरिट शुड बी सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड, इस चीज को उन्होंने बोला था। और साथ में जो संवैधानिक वैलिडिटी है ओबीसी आरक्षण की, उसको भी बरकरार रखा। और जो 8 लाख की जो आय का जो एक बेंचमार्क है, थ्रेशोल्ड है ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, उसको भी बरकरार रखा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एडमिशन प्रक्रिया में देरी ना हो, इस चलते न्यायिक औचित्य कोटा पर रोक लगाने की अनुमति नहीं देता है। और याचिकाकर्ताओं ने इस पूरी चीज को चुनौती दिया था कि आप ओबीसी को 27% कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं, ईडब्ल्यूएस को 10% दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों से पर्दा उड़ गया है और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, एडमिशन की प्रोसेस है, अब उसमें देरी ना की जाए। ओबीसी को आरक्षण मिलेगा 27%, ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% और इसी पैमाने पर आगे आप काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया में देरी ना करें। और सरकार को यह भी कहा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसलिए इसमें सरकार को अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एडमिशन का प्रोसेस लटका हुआ था, जिनको काफी देर हो गई थी, कितना समय उनका निकल गया। लेकिन अगर यही फैसला थोड़ा और जल्दी आ जाता या हियरिंग्स थोड़ा जल्दी हो गई होती तो इसमें इतनी देरी ना होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। और अब उन्हें ये पता रहेगा कि उनका जो आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली जो मेंशन्ड है वो उनको मिलेगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं गोवा चुनाव की। जी हां, गोवा चुनाव में लगातार एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर,
उनके बेटे को बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी। जी हाँ, मैं उत्पल परिक्कर की बात कर रही हूँ। उत्पल परिक्कर को बार बार ये कहा जा रहा था कि वो पंजम सीट से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके साथ वो अन्याय होगा, और उत्पल को ये कहा गया है कि वो अन्य 2 सीटों से लड़े, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। लेकिन उत्पल और उनके परिवार का मानना है कि पंजम सीट एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है उत्पल के लिए, और वो अगर लड़ेंगे चुनाव तो वहीं से लड़ेंगे और उनको टिकट पंजिम के लिए ही चाहिए। इसको लेकर बीजेपी में काफी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, और फडणवीस लगातार इस चीज को ढकने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमारी बातचीत लगातार जारी है उत्पल से। लेकिन अगर परिवार वालों की माने तो परिवार वालों का मानना है कि उत्पल इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे कि वो पंजिम के अलावा कहीं और से चुनाव लड़े। उधर इस बीच के अरविंद केजरीवाल ने पासा पलटने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी उत्पल परिक्कर को टिकट देने के लिए तैयार है, और साथ में बीजेपी पर भी अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है, यानी कि इस्तेमाल करो और फेंको वाली पॉलिसी है, और वो परिक्कर के परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। और इस करतूत की वजह से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी से गोवा के लोग बहुत दुखी हैं, और उन्होंने एक ओपन ऑफर दिया है उत्पल परिक्कर को। लेकिन क्या उत्पल परिक्कर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक बहुत ही अपमानजनक बात बीजेपी के लिए हो जाएगी अगर वो मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं देते हैं। हालांकि अब इस चीज पर को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा था कि जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक ने उत्पल परिक्कर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके कोई बात नहीं बन पाई। तो क्या बीजेपी वाकई में उत्पल परिक्कर को मना पाएगी? और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता उत्पल परिक्कर अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे बड़ी बेइज्जती शायद बीजेपी के लिए नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी जब मनोहर पर्रिकर जब केंद्रीय मंत्री थे और जिस तरीके से उनकी जान गई, ये पूरे देश को पता है कि किन हालातों में वो उनकी डेथ हुई थी और उनका कितना बलिदान रहा है, उन्होंने देश के लिए कितना काम किया है। गोवा का एक इतना मुख्य फेस रहे हैं, गोवा में उन्होंने बीजेपी को जिताया है, और अगर बावजूद उसके अगर उनके बेटे को बीजेपी टिकट नहीं देती तो वाकई में बीजेपी के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा गैम्बल खेलेगी कि वो इस तरह से चीजें उसके हाथ से निकल जाएं और दूसरी पार्टी उत्पल परिक्कर को टिकट दे दे? क्या बीजेपी ऐसा बड़ा गैम्बल खेलेगी? ये एक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।